आज करेंसी के बारे में बात करेंगे। करेंसी सबसे पहले कब बनना स्टार्ट हुई और उस टाइम पे क्या क्या वातावरण चल रहे थे? हाँ, तो सबसे पहले करेंसी का इस्तेमाल लगभग 3000 साल पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था, जब लोग मेरे और चावल जैसे वस्तुओं के बदले में टोकन का इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय समाज में कृषि और व्यापार काफी बढ़ रहे थे और लोग बार्टर सिस्टम की जगह एक व्यवस्थित मुद्रा की जरूरत महसूस कर रहे थे, और ये बदलाव धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं में फैला। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेन देन नहीं करना होगा, बल्कि एक टोकन लेनी चाहिए और फिर उस टोकन को तीसरे सामान के साथ कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तो ये सभी चीज़ें कहाँ से आ रही थी, कैसे सोच में आई? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। असल में बार्टर सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि हर किसी को ऐसा सामान ढूंढना पड़ता था जो दूसरे व्यक्ति की जरूरत से मेल खाता हो, मतलब एकदम सही मैच चाहिए होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में व्यापार बढ़ा, लोगों ने देखा कि एक सामान्य, सभी के बीच स्वीकार्य, मापने लायक टोकन होना ज्यादा सुविधाजनक है। इसी विचार ने मुद्रा के रूप में टोकन को जन्म दिया, जो बाद में धातु के सिक्कों और फिर कागजी नोटों में बदल गया। अभी मेसोपोटामिया में जो टोकन यूज़ होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे? मेसोपोटामिया में जो शुरुआती टोकन थे, वो आमतौर पर मिट्टी से बने होते थे। इन्हें गढ़कर छोटे छोटे आकार दिए जाते थे और हर टोकन का एक खास मूल्य या चीज का प्रतिनिधित्व होता था। बाद में इन टोकन्स को गिनकर और रिकॉर्ड करके हिसाब किताब रखा जाता था। तो ये टोकन तो दूसरे इंसान भी आराम से बना सकते होंगे? हाँ, बिल्कुल इसकी बात है। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मिट्टी से बने टोकन तो कोई भी बना सकता था, और अगर ऐसा होता तो भरोसा कम हो जाता। बाद में इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने खास चिह्नित टोकन या फिर मुद्राओं को नियंत्रित और मान्यता देने की प्रक्रिया अपनाई, ताकि केवल सरकार या एक केंद्रित संस्थान ही इन्हें बना सके। कैसे कैसे इस टोकन का विकास होता गया वो बताइए। शुरू में मिट्टी के टोकन बहुत साधारण थे, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास हुआ। कुछ समय बाद लोग इन टोकनों में निशान या अंक लिखने लगे ताकि उनका मूल्य स्पष्ट हो सके। फिर धातु के सिक्कों का विकास हुआ, जो ज्यादा टिकाऊ और मानकीकृत थे, और आखिरकार इन सिक्कों और टोकनों से ही कागजी मुद्रा का जन्म हुआ, जो अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। जो भी टोकन होते थे उनका कोई ना कोई तो रियल वैल्यू होना चाहिए, तभी हाँ, वो दूसरे चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। ऐसा कुछ था क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो टोकन किसी न किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते थे। उदाहरण के लिए कुछ टोकन अनाज, मवेशी या बलि के बदले में होते थे, तो इससे दोनों पक्षों को भरोसा और एक सुसंगत मूल्य का आधार मिलता था, जो व्यापार को आसान बनाता था। और इस चीज़ में कैसे विकास हुआ कि उस टोकन के पीछे जो एक मूल्यवान चीज़ थी, वो उन चीज़ों का कैसे विकास होता गया? हाँ, तो वास्तव में समय के साथ लोगों ने देखा कि हर टोकन के पीछे एक स्थिर भौतिक संपत्ति का होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्था बढ़ी, सरकारों ने टोकन या नोटों को एक ऐसी सांकेतिक इकाई बना दिया जो खुद में मूल्यवान थी, और उसका भरोसा लोगों के विश्वास और सरकार की गारंटी पर निर्भर करने लगा। और अगर कोई सरकार आके उन करेंसी को ही चेंज कर दे तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सरकार अचानक करेंसी को बदल देती है तो लोग भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनका पुराना करेंसी मूल्य अचानक बदल जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर करेंसी स्वैप या डिजिटाइजेशन जैसी योजनाएं होती हैं, जिनमें लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए समय दिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और लोगों का भरोसा बना रहे। अलग अलग काल में, अलग अलग समय में कौन कौन से टोकन या फिर करेंसी का यूज़ हुआ वो बताइए, और सबसे विख्यात करेंसी कौन सी थी? हाँ, जरूर। अलग अलग कालों में इस्तेमाल हुए टोकन और करेंसी काफी विविध थे। मिस्र में चावल के दाने, चीन में कांस्य सिक्के, और रोमन साम्राज्य में सिल्वर डिनारी जैसे सिक्कों का प्रयोग हुआ। सबसे विख्यात करेंसी की बात करें तो समय के साथ ही स्पेन का पेसो, ब्रिटेन की पाउंड और आज के समय अमेरिकी डॉलर सबसे प्रभावशाली और वैश्विक रूप से स्वीकार्य करेंसी बन गई है। अलग अलग करेंसीज के टाइम लाइन्स बताइए, जैसे जैसे वो चेंज होते गए। जरूर। सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में मिट्टी के टोकन इस्तेमाल हुए लगभग 3000 साल पहले। फिर चीन में कांस्य सिक्के आए लगभग 1000 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य में सिल्वर डिनारी आया लगभग 3 से 4 शताब्दी में। फिर 17वीं सदी में स्पेन का पेसो और 18वीं सदी में ब्रिटेन का पाउंड बहुत मशहूर हुआ, और 20वीं सदी के अंत में अमेरिकी डॉलर वैश्विक रिजर्व करेंसी बना, जो आज भी सबसे प्रमुख है।
करेंसी का मूल्य कैसे तय होता है वो बताइए। करेंसी का मूल्य मुख्य रूप से दो चीजों से तय होता है। एक तो मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर जो मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है, और दूसरा किसी देश की आर्थिक स्थिरता, ब्याज दरें और सरकार की नीतियों से जुड़ी चीजें। इन सब का मेल ही तय करता है कि किसी करेंसी का मूल्य कितना होगा और वो दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले कैसे बढ़ेगी। करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है उसको बताइए। करेंसी का मूल्य बढ़ता है या घटता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत या कमजोर होती है। अगर किसी देश में निवेश बढ़ता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं या आर्थिक स्थिरता बढ़ती है तो उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और मूल्य बढ़ता है। वहीं अगर राजनीतिक अस्थिरता, कम निवेश या मंदी होती है तो मुद्रा की मांग कम हो जाती है और उसका मूल्य गिर जाता है। जैसे एक नियम रहता था कि कोई भी फिएट करेंसी है उसके मूल्य के लिए उसके पीछे कोई मूल्यवान चीज़ रहनी चाहिए, तभी वो फिएट करेंसी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो पहले जब करेंसी का मूल्य किसी भौतिक संपत्ति जैसे सोना या चांदी से जुड़ा हुआ था तो उसे एक प्रत्यक्ष मूल्य मिलता था। लेकिन आधुनिक फिएट करेंसी में ऐसा नहीं है। इसका मूल्य सीधे सरकार के भरोसे और उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब लोग उस करेंसी में भरोसा रखते हैं तो वही उसके मूल्य का आधार बनता है, भले ही उसके पीछे कोई भौतिक संपत्ति ना। जब भी अभी एक्सपोर्ट होती है तो मेनली यूएसडी में ही सभी चीज़ें का एक्सपोर्ट होती है, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग ख़रीदें या फिर बेचें तो यूएसडी से ही ट्रांसफ़र होती है करेंसीज की। उस पर क्या बताना चाहेंगे? असल में अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और डॉलर का भरोसा बाकी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक्सपोर्ट भी डॉलर में ही होते हैं, जिससे एक स्थिर मुद्रा का आधार बनता है और लेन देन आसान हो जाता है। तो ये स्थिर मुद्रा यानी कि डॉलर के बजाय हिस्ट्री में पहले भी क्या ऐसी चीज़ आई थी? इससे पहले भी ऐसा हुआ था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा थी। उससे पहले स्पेन का पेसो और सोने का मानक भी काफ़ी प्रमुख था, लेकिन समय के साथ इनका स्थान अब डॉलर ने ले लिया। तो ये कब कब से थी और कब कब चेंजेस हुई, और इसके चेंजेस पर क्या परिस्थितियाँ बनी थी स्टॉक मार्केट में और अलग अलग चीज़ों में, वो पूरा बताइए। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग करीब 19वीं सदी से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा थी, क्योंकि ब्रिटेन की औपनिवेशिक शक्ति और लंदन का वित्तीय केंद्र होने का प्रभाव था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर ने धीरे धीरे पाउंड की जगह ली, खासकर 1944 के बाद जब ब्रेटन वुड्स संधि हुई। उस समय वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव हुआ और डॉलर ने विश्व का रिजर्व करेंसी के रूप में स्थान पाया। इस परिवर्तन से स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव आए, क्योंकि निवेश और व्यापार के पैटर्न बदलने और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नई मुद्रा पर आधारित हो गई। तो जब भी ये सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड को चेंज करके जब यूएसडी में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, तो मेन चीज़ें जैसे स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड हो गई या फिर सिल्वर हो गई या फिर ऑयल हो गए, उन सभी के सिचुएशंस क्या थे वो बताइए। जब ब्रिटिश पाउंड से डॉलर की ओर बदलाव हुआ तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अस्थिरता आई, क्योंकि निवेशकों का भरोसा एक नई मुद्रा में शिफ्ट हुआ। जो गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड में गए। साथ ही तेल यानी ऑयल के दाम भी काफ़ी बदल गए, क्योंकि ऊर्जा बाजार भी डॉलर के साथ जुड़ गया। कुल मिलाकर इन सभी संपत्तियों में अस्थिरता और नए मूल्य निर्धारण का दौर आया, जिससे वैश्विक निवेश के पैटर्न पूरी तरह बदल गए। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश पाउंड को हटाकर डॉलर लाया गया? ऐसा क्यों हुआ? ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। युद्ध के खर्चों ने ब्रिटिश पाउंड पर दबाव डाला, जबकि अमेरिका में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और डॉलर की विश्वसनीयता मजबूत हुई। साथ ही ब्रिटेन वुड्स संधि के बाद अमेरिका ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित किया और डॉलर को रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे व्यापार और निवेश में स्थिरता आई। अमेरिका में अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ती गई? अमेरिका में आर्थिक विकास कई वजहों से बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में अपने उद्योगों और तकनीक में भारी निवेश किया। उसके पास प्राकृतिक संसाधन, कुशल श्रम और नवाचार था। साथ ही विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत से देशों को आर्थिक मदद दी, जिससे उसकी भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत हुई। जब यूएसडी से हर एक चीज़ों का लेन देन में भागीदारी होती है तो यूएसडी तो सबसे बड़ी करेंसी बनी ही रहेगी,
ऐसा क्या हो सकता है कि यूएसडी चेंजेस हो जाएं और नई चीज़ों का दौर आए? अच्छा, देखिए ऐसा हो सकता है अगर किसी बड़ी अर्थव्यवस्था या एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर कर आए जो भरोसा और स्थिरता दे सके। उदाहरण के लिए अगर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन बड़े पैमाने पर स्वीकार की जाए, या चीन की अर्थव्यवस्था जैसे कि युआन वैश्विक स्तर पर मजबूत हो जाए, तो डॉलर की जगह कोई नई करेंसी ले सकती है। लेकिन अभी डॉलर का नेटवर्क और भरोसा इतना बड़ा है कि तुरंत बदलाव मुश्किल है, लेकिन भविष्य में बदलाव की संभावना रहती है। ये चीज़ें जब बदलती है तो कितने ड्यूरेशन में बदलती है? जैसे ब्रिटिश पाउंड जब चेंजेस हुई और यूएसडी का दौर आया, तो ये चेंजेस कितने दिन तक चलती रही? कितने दिन में ये चेंजेस हुई? देखिए, ऐसे बदलाव एक दिन या कुछ हफ्तों में नहीं होते। ब्रिटिश पाउंड से डॉलर का बदलाव कई दशकों में हुआ। मूल रूप से 1910 से लेकर 1940 के दशक तक ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। यानी एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें युद्ध, आर्थिक संकट और वैश्विक नीतियों कई सालों तक रहा। और ये जो अपने बीच का ड्यूरेशन बताया, इस ड्यूरेशन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, वो पूरा डिस्क्राइब कीजिए। तो 1910 से लेकर 1940 तक का दौर बहुत उतार चढ़ाव भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आया। अमेरिका ने विश्व बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में अपनी भूमिका मजबूत की। इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 में, जिससे ब्रिटिश पाउंड और भी कमजोर हुआ। फिर 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, जिसमें डॉलर को वैश्विक रिजर्व करेंसी बनाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे डॉलर ने पाउंड की जगह ली और वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया। तो अब जब व्यापार करनी होती है तो ऑब्वियस है कि डॉलर के नंबर्स ज़्यादा लगेंगे। तो डॉलर्स जब छपते हैं तो कहाँ पे छपते हैं, और क्या वो कितने भी डॉलर्स को छाप सकते हैं? कोई उसके पीछे बैकअप प्लान नहीं होता क्या? अमेरिकी डॉलर मुख्य रूप से यूएस ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व द्वारा छापे जाते हैं। खासकर यूएस में एक विशेष प्रिंटिंग फैसिलिटी होती है। हालांकि वो जितने भी डॉलर छापते हैं उसका कोई असीमित बैकअप नहीं होता। मूल्य को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें, मुद्रा आपूर्ति और आर्थिक संकेतकों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए डॉलर की छपाई और उसका मूल्य हमेशा आर्थिक स्थिरता और विश्वास पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ भौतिक छपाई की क्षमता पर। अभी कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन पर लोन बहुत ज़्यादा है, उसका एक लिस्ट दीजिए। कुछ प्रमुख देश जिनका सरकारी ऋण जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, उनमें जापान सबसे ऊपर है, जिसकी ऋण टू जीडीपी रेशियो करीब 230 से 240% है। इसके अलावा सूडान, सिंगापुर, ग्रीस, बहरीन और इटली जैसे देश भी ऊंची ऋण टू जीडीपी रेशियो वाले देशों में शामिल है, और अमेरिका का भी अनुपात 120 से 125% है। But the main thing is America has the highest loan for its economy. Is this right? बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के पास कुल मिलाकर सबसे बड़ा कुल ऋण है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है। भले ही उसका ऋण टू जीडीपी अनुपात कुछ अन्य देशों से कम हो, लेकिन कुल रकम में अमेरिका सबसे ऊपर है, क्योंकि उसका आर्थिक आकार ही इतना विशाल है। So fiat करेंसी और commodity बेस्ड करेंसी, ये दोनों बताइए क्या है और इसका अंतर क्या है? फिएट करेंसी वो होती है जिसका मूल्य सिर्फ सरकार के विश्वास और कानूनी मान्यता पर निर्भर होता है, जैसे कि डॉलर या रुपए, और इसका कोई भौतिक बैकअप नहीं होता। जबकि कमोडिटी बेस्ड करेंसी का मूल्य किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना, चांदी या किसी अन्य कमोडिटी से जुड़ा होता है। फर्क यही है कि फिएट करेंसी का मूल्य भरोसे और सरकारी गारंटी पर है, जबकि कमोडिटी बेस्ड करेंसी का मूल्य एक स्थिर भौतिक संपत्ति से तय होता है। अभी एक नई करेंसी उभर के आ रही है, जैसे कि बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी। उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो पूरी बताइए। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में शुरू किया गया था, और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई केंद्रीय बैंक या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। इसका भविष्य काफी रोचक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भविष्य की मुद्रा बन सकती है, क्योंकि इसे वैश्विक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इसके उतार चढ़ाव, रेगुलेशन की चुनौतियां और ऊर्जा खपत जैसी बातों पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर अगर नियामक संतुलित नियमन करे तो ये डिजिटल आर्थिक लेन देन का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है, लेकिन अभी भी ये काफी प्रयोगात्मक अवस्था में है। बिटकॉइन का क्या कोई बैकअप नहीं है? और जब बिटकॉइन बनाई गई तो उसको कैसे लाया गया इस समाज में? बिटकॉइन का कोई भौतिक बैकअप नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने प्रस्तावित किया था, और शुरुआत में कुछ टेक्निकल समुदाय और शुरुआती निवेशकों ने इसे अपनाया। धीरे धीरे भरोसा और रुचि बढ़ी, और अब ये एक वैश्विक डिजिटल संपत्ति बन गई है, लेकिन इसकी कीमत और स्वीकार्यता पूरी तरह से लोगों के विश्वास और उपयोग पर निर्भर करती है। यानी कि आप ये बोलना चाहते हैं
कि लोग जब तक विश्वास करें कि ये एक करेंसी है तब तक ही ये करेंसी है। बिटकॉइन जैसी करेंसी का मूल्य और उसकी वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसे कितना अपनाते हैं और उस पर कितना भरोसा रखते हैं। अगर लोग इसे वैध मुद्रा के रूप में स्वीकारते हैं तो इसका उपयोग बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर भरोसा कम होता है तो इसकी कीमत और स्वीकार्यता भी गिर जाएगी। फिएट करेंसी, कमोडिटी करेंसी, बिटकॉइन, ये सभी की तुलना कीजिए कि अभी कौन सी बेस्ट हो सकती है। फिएट करेंसी का फायदा ये है कि वो दुनिया भर में कानूनी रूप से मानी जाती है, सरकारें इसे समर्थन देती है, लेकिन इसका मूल्य सरकार और आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है। कमोडिटी बेस्ड करेंसी स्थिरता देती है क्योंकि वो सोना या चांदी जैसी चीज़ों से जुड़ी होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सीमित है। बिटकॉइन डिजिटल है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में आसानी देता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अस्थिर है और अभी तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। तो सबसे अच्छी का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आय उद्देश्य के लिए देख रहे हैं, स्थिरता, स्वीकार्यता या नवीनता। जब अमेरिका डॉलर छापती है तो उसके बैकअप में कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, तो उसके पास तो वो पावर है कि वो छापते ही रहेगी। तो इसका कोई डीमेरिट सिचुएशन आती है क्या? जब अमेरिका बिना किसी भौतिक बैकअप के डॉलर छापती है तो एक बड़ा जोखिम यह है कि डॉलर का अवमूल्यन हो सकता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा डॉलर छप जाते हैं और उनकी डिमांड नहीं बढ़ती तो उनकी कीमत गिरने लगती है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए लगातार ये सुनिश्चित किया जाता है कि मुद्रा की आपूर्ति संतुलित रहे ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो आज जैसे देखा जाए कि 10 साल पहले जो चीज़ें हम लोग कम दाम में खरीद सकते थे, आज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दाम में मिलना स्टार्ट हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें नहीं बन रही है या फिर उनका उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन उनका दाम क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इसका कारण यही है कि डॉलर अपने आप से ज़्यादा छापी जा रही है? ये एक बड़ा कारण है, लेकिन अकेला कारण नहीं। महंगाई के पीछे कई फैक्टर होते हैं, जैसे उत्पादन की लागत बढ़ना, सप्लाई चेन की दिक्कतें, ऊर्जा कीमतों का बढ़ना और सरकारों की मौद्रिक नीतियाँ। जब डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही दूसरी चीज़ें जैसे श्रम, कच्चा माल और मांग और आपूर्ति का संतुलन भी दामों को प्रभावित करता है। ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही हैं, उन पर आप क्या बता सकते हैं? असल में वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। महामारी के बाद सप्लाई चेन में दिक्कतें आईं, ऊर्जा की कीमतें बढ़ी और कई देशों ने अपने खर्च बढ़ाए जिससे मांग भी बढ़ी। इसके साथ ही ब्याज दरें, मुद्रा की अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव जैसे फैक्टर भी वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक जटिल आपस में जुड़े हुए कारकों का असर है जो पूरी दुनिया से महसूस हो रहा है। ये अमेरिका की जो जीडीपी है और जो उनका लोन का रेशियो है, वो कब तक अमेरिका चुका सकती है या फिर उनका लोन बढ़ता ही जाएगा? अभी अमेरिका की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद लगभग 30.6 ट्रिलियन डॉलर है और उनका ऋण टू जीडीपी अनुपात करीब 124% है, जो 2024 का आंकड़ा है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब तक चुकाया जा सकेगा, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका आर्थिक विकास और कर्ज का प्रबंधन कैसे चलता है। और बाकी के जो भी कंट्रीज़ हैं, जापान, इनका जीडीपी रेशियो, ऋण टू जीडीपी रेशियो ये ज़्यादा है, वो कैसे हो सकता है? वो कैसे सॉल्व हो सकता है? जापान का ऋण टू जीडीपी अनुपात काफी अधिक है, जो हाल ही में लगभग 190 से 240% के बीच है, अलग अलग स्रोतों के अनुसार। जापान जैसे देशों में इतना बड़ा ऋण अनुपात होने के बावजूद भी इसका समाधान आसान नहीं है, क्योंकि उनका आर्थिक मॉडल, कम ब्याज दरें और घरेलू बचत पर भरोसा उन्हें कर्ज चुकाने में मदद करते हैं। यानी उनको इंटरेस्ट एकदम कम ही रखना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण चुका सकते हैं या फिर वो चीज़ें आगे बढ़ सकती है। जापान ने लंबे समय तक बहुत कम ब्याज दरें रखी हैं, जिससे उनका कर्ज चुकाना थोड़ा आसान हुआ है। इसके अलावा उनके पास घरेलू बचत का अच्छा आधार है और सरकार भी अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा घरेलू निवेशकों से ही उधार लेती है। लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या आर्थिक विकास धीमा पड़ता है तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उन्हें बहुत सावधानी से अपना वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता है। ठीक है, करेंसी अगर एक टॉपिक है तो बहुत बड़ी टॉपिक है। आज जितना बात हुआ, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। सो नेक्स्ट मैटर भी जल्दी ही बात करेंगे, करेंसी को और डीप से जानेंगे। सो आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हुई। हाँ बिल्कुल।
आपने सही कहा, आज हमने काफी अच्छा कवर किया और सच में करेंसी एक बहुत बड़ा और दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, हम इसे और गहराई से जरूर देखेंगे और कोई अगला विषय जल्द ही शुरू करेंगे। आज की बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद और फिर अगली बार मिलते हैं।